11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का हिस्ट्री का प्रैक्टिस पेपर 2 देखने वाले। ठीक है, हिस्ट्री का एक और आपका सैंपल पेपर बनाया और साथ ही हमने दूसरा एक प्रैक्टिस पेपर बनाया। और अदर सब्जेक्ट की बात करें तो पॉलिटिकल का हमने जो है आपका प्रैक्टिस पेपर भी करवा दिया है और आपका सैंपल पेपर भी आया था वो भी करवाया। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर इसका हमने 2 करवा दिया, इसके बाद भी प्रैक्टिस पेपर इसका भी 3 आ जाएगा। और हिस्ट्री का यहाँ चल रहा है आपका प्रैक्टिस पेपर, इसका भी 1 करवा दिया हमने और यहाँ पे दूसरा आज की इस वीडियो में है। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका इंग्लिश का भी और प्रैक्टिस पेपर, हिंदी का भी और प्रैक्टिस पेपर आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन, आप इसे कह सकते हो। सैंपल पेपर प्रैक्टिस पेपर 2 आपका जो है आंसर के साथ होने वाला है। क्लास 11 के बच्चों के लिए हिस्ट्री का है आपका टर्म 2 के अकॉर्डिंग जो है बनाया गया है। यहाँ पे आते हैं तो आपके पास टाइम 2 घंटे रहेंगे और अधिकतम अंक जो है 40 नंबर का है। सामान्य निर्देश में आप सभी को पता ही होगा क्या है, बता देता हूं मैं फिर भी। सेक्शन आपकी 4 सेक्शन में डिवाइड होंगे, क ख ग घ। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। सेक्शन ए जो होगा 1 से 4 तक जो होंगे वो प्रश्न क्या होंगे, लघु उत्तर 3 अंक के होंगे। और आगे बात करें तो ये 5 से 7 जो होंगे 6 नंबर के होंगे आपके, जो 150 से 200 शब्दों में आंसर देना है आपको। और 8 और 9वां क्वेश्चन जो है आपका वो 4-4 अंक का होगा और ये स्रोत आधारित प्रश्न होंगे। और 10वां जो है लास्ट मानचित्र का होगा जो 2 अंक का होगा। मेन वही है, इंग्लिश में भी वही होगा। आप चलते हैं हम डायरेक्ट जो है सेक्शन ए पर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे जो है आपका सेक्शन ए जो है स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, आंसर टाइप। यहाँ पे जो है क्वेश्चंस के नंबर और मैंने प्रश्न संख्या आपको दोनों बता दिया। यहाँ पे आपके प्रश्न नंबर होंगे, यहाँ पे आपकी प्रश्न कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है यहाँ होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछा गया कि उस समय जो था महिलाओं की स्थिति किस प्रकार थी वो आपको बताना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में महिलाओं की स्थिति कुछ इस तरह से है। सबसे पहला है पारिवारिक जो निर्णय होते थे, यानी परिवार में लिए जाने वाले फैसले होते थे, तथा सार्वजनिक जो जीवन होता था उसमें जो है महिला की क्या थी, भागीदारी नहीं थी। दूसरा में कारोबार चलाने में जो है महिलाओं की कोई राय नहीं ली जाती थी। तीसरा है आप दहेज, उनका जो भी दहेज होता था उनके दहेज को लेकर जो है कारोबार में जो है लगाया जाता था। व्यापारी जो महिला होती थी उनकी स्थिति जो है इन महिलाओं के मुकाबले अच्छी होती थी, भिन्न होती थी। और कुछ अपवाद भी है। तो यहाँ पे आपने यह पॉइंट देख लिए कि इनकी क्या क्या स्थिति थी, कैसी स्थिति थी। यहाँ पे आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन था, आप यहाँ पे जो है 3 पॉइंट को एक्सप्लेन कर दोगे अच्छे से तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, महिलाओं की स्थिति किस प्रकार थी, वही आप पहले के समय की जानते ही होंगे, आप अपने ही माइंड से बता सकते हो यार कैसी स्थिति रही होगी उस समय की। उस समय की महिला को क्या घर में बंद करके रखा जाता होगा, ठीक है, या उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था होगा, या ऐसा ही होता होगा तो या तो काम ही उनसे करवाते होंगे ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उनको मैं कोई फैसला वैसला में आज के समय में देखते होंगे कि कोई भी फैसला होता है तो वो मर्द ही लेते हैं, औरतें नहीं लेती है, भागीदारी होती है आज के समय। ठीक है, लेकिन रियलिटी की बात करें तो महिलाओं की राय ली जाती है, लेकिन फैसले जो असली करता है वो मेनली जो है वो औरतें नहीं करती है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। ब्रिटेन में जो है सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो है किन परिस्थितियों में कारण हुई थी, किन परिस्थितियों के कारण जो है प्रारंभ हुई थी, आपको बताना है। तो देखिए औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले जो है ब्रिटेन में ही क्यों हुई, तो इसके बहुत सारे रीजंस है। यहाँ पे आप 3 नंबर में है, यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन कर दोगे। कोयले व लोहे की खानों की जो है वहां पर अधिकता थी। ठीक है, कृषि क्रांति हो गया, एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो। सस्ते वहां श्रमिक थे, उस वजह से जो है औद्योगिक क्रांति जो है वहां पे चली। चालक शक्ति यानी भाप का ज्ञान हो गया उन्हें, और धन की अधिकता यानी पैसे उनके पास बहुत ज्यादा थे। तो ब्रिटेन के पास ये सारी चीज थी जिनसे जो है औद्योगिक क्रांति जो है ब्रिटेन में ही संभव हो पाई सबसे पहले। इसी का अथवे में जो क्वेश्चन दिया गया था वो देख लेते हैं। अथवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ब्रिटेन में जो है आवागमन के साधनों में हुए नए आविष्कारों की जानकारी दीजिए। अब ब्रिटेन में हुए जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो भी आविष्कार हुए उनके बारे में हमें बताने हैं, नए आविष्कारों के बारे में। तो देखिए इसमें है 1750 से 1903 ईस्वी तक जो है आवागमन के क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों का श्रेय जो है नए आविष्कारों तथा आविष्कारकों को जाता है। इन आविष्कारों का संक्षिप्त वर्णन जो कि इस प्रकार है। आगे देखते हैं कौन कौन से आविष्कार किए। तो सड़कें, स्कॉटलैंड के इंजीनियर जॉन पैक एडम ने छोटे पत्थरों की सहायता से क्या किया था, सड़कें बनवाई थी।
1 पॉइंट नहरों का निर्माण जो है करवाया गया था, जिनके द्वारा जेम्स ब्रिडले ने बहुत सी नहरों का निर्माण कराया था। रेल इंजन 1802 में ट्रेविथिक ने प्रथम लोकोमोटिव इंजन की खोज की, ये आप डालोगे। स्टीम शिप्स अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट फुलटोन ने 1807 ईस्वी में भाप वाली बोट का की जो है खोज करी, और मोटर कार 19वीं शताब्दी के अंत में एक जर्मन इंजीनियर ने पेट्रोल से चलने वाली जो है मोटर कार का आविष्कार किया। तो ये आविष्कार थे जो आवागमन के लिए हुए, कहाँ हुए? ब्रिटेन में। तो ये 3 नंबर में आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने आपको 4 नंबर तक का बता दिया, 4-5 नंबर का आप 3 पॉइंट लिख सकते हो इजी से। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जापान के बारे में पूछा गया कि जापान की भौगोलिक स्थिति को आपको बताना है। ठीक है, 3 नंबर का है, और यहाँ पे जो है मैंने ये 5 बिंदु लिख रखे हैं, लेकिन आपसे 3 बिंदु ही पूछा जाएगा, मैंने ज्यादा करके लिख रखा है। जापान की भौगोलिक स्थिति का 5 बिंदु में आपको वर्णन करना है। तो जापान क्या है? एक द्वीप श्रृंखला है। द्वीप श्रृंखला मतलब द्वीप वाला देश वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा। ठीक है, तो जापान एक द्वीप श्रृंखला है। 50% से अधिक जो जमीन है वहां की, वो क्या है? पहाड़ी है। भूकंप वाला क्षेत्र है ये, यानी भूकंपीय छाया क्षेत्र है ये। भूकंप यानी आप इतना कह सकते हो कि इसका जो है 24 घंटे में जो है यहाँ पे 4 टाइम जो है भूकंप आ जाता है। 24 घंटे में, यानी एक दिन में 4 बार भूकंप आता है वहां पे। ओकिनावा द्वीपों की जो है श्रृंखला दक्षिण में है, और सबसे इसके जो फेमस द्वीप है, सबसे बड़े 4 द्वीप जो है होन्शु, क्योशु और शिकोकु तथा होकाइडो, ये 4 इसके जो है द्वीप है जो सबसे बड़े हैं, वो इनके ये नाम थे। आपने जान लिया ये जापान की भौगोलिक स्थिति के बारे में। आगे चलते हैं। मेजी संविधान का वर्णन करना है, 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। मेजी संविधान जो है क्या है, एक तरह से आप वर्णन कीजिए। तो मेजी संविधान के अंदर जो है सीमित मताधिकार पर आधारित था। मेजी संविधान क्या था? सीमित जो है मताधिकार पर आधारित था। उसने डाइट बनाई जिसके अधिकार सीमित थे। ठीक है, शाही पुनः स्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे, और उन्होंने क्या है? राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। मेजी संविधान ये है, इसके बारे में 3 नंबर में आप इस तरह से एक्सप्लेन कर दोगे। आगे आते हैं, और ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं सेक्शन ए आपका हो गया है, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये आपको क्वेश्चन पेपर दे रहे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर दे रहे, साथ ही ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस जो ईयर आपके क्वेश्चंस गए हैं इंपॉर्टेंट, वहां से निकाले गए। टर्म 2 के अकॉर्डिंग जो है ये निकाला गया है, टर्म 2 के अकॉर्डिंग। तो पूरा आपका जो है पेपर बनाया गया है, और इसमें बहुत मेहनत लगी है। तैयारी आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से करनी है, 100% देना है अपना तैयारी में, अच्छे नंबर ला पाओ, यही हमारी जो है हमारा उद्देश्य है पढ़ाने का। और जो ये पेपर है ये बहुत जो मैंने आपको एक सैंपल पेपर करवा दिया है, और ये प्रैक्टिस पेपर 2 है, यानी इसे आप प्रैक्टिस पेपर 1 कह सकते हैं। तो जितने भी प्रैक्टिस पेपर आएंगे उसकी तैयारी जरूर करना, क्योंकि वो आपका कोई एक चैप्टर नहीं है, उसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसने उन क्वेश्चनों को क्या है क्वेश्चन पेपर में लिया गया। प्रीवियस ईयर के होंगे वो, चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन आंसर देखोगे, उससे अच्छा है कि आप ये देख लो, इसमें सब कुछ जो है आपको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन आपका जो है सेक्शन बी पे आ जाते हैं। ठीक है, सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन आपका ए खत्म हो गया है, 3-3 नंबर वाले आपके क्वेश्चन थे, जो भी थे हमने सॉल्व कर लिए। आगे आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी पे जो है खंड ख लॉन्ग आंसर टाइप जो है क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, और 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यूरोप के जो सर्वप्रथम सबसे पहला का जो विश्वविद्यालय वो इटली में ही क्यों स्थापित हुए, उन्होंने मानवतावादी विचारधारा के प्रसार में क्या योगदान दिया। तो यहाँ पे जो है यूरोप में जो है सर्वप्रथम जो विश्वविद्यालय थे वो इटली में ही क्यों स्थापित हुए। तो यहाँ देखते हैं इसके आंसर्स को हम। सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली में जो है स्थापित होने के कारण 6 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन बी में जो है आपके 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जो है पहला पॉइंट है, 11वीं सदी में से जो है पादुआ व बोलोनिया नगर जो है व्यापार व वाणिज्य से संबंधित थे। वकीलों व नोटरी के बड़े पैमाने के व्यापार के लिए नियमों का लिखने, व्याख्या करने व समझौते तैयार करने के लिए आवश्यकता आते पादुआ व बोलोनिया विश्वविद्यालय जो है विधि शास्त्र जो है अध्ययन केंद्र बन गया। यहाँ पे जो है एक बोलोनिया है और एक आपका पादुआ है, ये दोनों क्या है
यहाँ से जो है व्यापार होता था। व्यापार के लिए जो है नियमों को लिखने, व्याख्या करने, समझौते तैयार करने के लिए आवश्यकता पड़ता था। और जो है धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे जो है आप देखोगे तो पढ़ाई लिखाई जो है वो आने लगी। ठीक है, तो विधि शास्त्र का अध्ययन का केंद्र बन गया यहाँ पे। आगे देखते, फ्रांचेस्को पेट्रार्क जो है एक व्यक्ति है, इनके प्रयत्न से जो है कानून रोमन संदर्भ में पढ़ा गया। वे वहां के प्राचीन लेखकों की रचनाओं को भी पढ़ा गया। आगे देखते हैं, नई संस्कृति में धार्मिक शिक्षण के परे ज्ञान की अवधारणा, यानी नई संस्कृति में जो है धार्मिक शिक्षण के जो परे है उनको भी ज्ञान दिया गया इसमें। और पेट्रार्क के स्थायी नगर निवास फ्लोरेंस में भी विश्वविद्यालय मानवतावादी विचारधारा का प्रसार करने के लिए बनाया गया। ठीक है, यहीं पे आगे आप देखोगे तो नए विश्वविद्यालयों में जो क्या है, नए विश्वविद्यालय जो बनेंगे उनमें व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति, दर्शन, इन विषयों को पढ़ाने वाले व्यक्ति क्या कहलाए थे, मानवतावादी। ठीक है, यहाँ पे ये धार्मिक नहीं बल्कि वरन उन कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति की चर्चा व वाद विवाद से विकसित होते थे। तो ये आप पॉइंट्स इसके अंदर 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, 6 नंबर में एक्सप्लेन करोगे तो यहाँ पे आप अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे 5 नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 5 आपका खत्म हो जाता है। आगे आते इसी के 8वें में दिया गया है कि यूरोप को जो 14वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल कहना कहाँ तक उचित है, यानी 14वीं जो शताब्दी रही है उसको पुनर्जागरण काल कहना कहाँ तक उचित है। तो प्रश्न ये है, इसके आंसर में कहा गया है कि क्या 12वीं और 13वीं शताब्दी क्या है कि अंधकार का काल था। अगर ये इसे पुनर्जागरण बोल रहे 14वीं, तो 12वीं और 13वीं शताब्दी अंधकार का काल था। इंग्लैंड के पीटर जो है बर्क का सुझाव है कि बर्कहार्ट के विचार अतिशयोक्तिपूर्ण थे। इस काल और पहले के कालों को जो फर्क है वो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। पुनर्जागरण गतिशीलता व कलात्मक सृजनशीलता का काल तथा मध्यकाल अंधकारमय काल सही नहीं। मतलब आप 14वीं शताब्दी को बोल रहे हो कि गतिशीलता व कलात्मक सृजनशीलता का काल है, और तुम इससे पहले जो भी काल रहे 12वीं 13वीं शताब्दी उनको मध्यकाल अंधकारमय काल जो कह रहे वो सही नहीं है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पे इटली ने जो है पुनर्जागरण से जुड़े तत्व 12वीं व 13वीं सदी में फ्रांस में साहित्यिक कला व कलात्मक रचनाओं के विचार पनपे थे। ठीक है, इस विषय के बदलावों में केवल रोम व यूनान की क्लासिकी सभ्यता का हाथ नहीं था, बल्कि एशिया की जो विकसित प्रौद्योगिकी व कार्य कुशलता का भी हाथ था। तो यहाँ पे रोम का ही हाथ नहीं था, रोम व यूनान की क्लासिकी सभ्यता का ही हाथ नहीं था, बल्कि क्या था, एशिया का भी हाथ था इसमें, विकसित प्रौद्योगिकी व कार्य कुशलता का भी हाथ था। यह पॉइंट्स लिख सकते हो। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है आपस में जो है संबंध हो चुका था, और वास्तव में यूरोप के प्रारंभिक इतिहासकारों ने पुनर्जागरण पर यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण ही रखा। तो यहाँ पे ये आप पॉइंट्स लिख सकते हो, 14वीं शताब्दी को कहाँ तक जो है कहना उचित है कि ये आपके दोनों इसके अंदर आप डाल सकते हो, अपने व्यू डालने होते थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस कथन से आप कहां तक सहमत है कि औद्योगिक क्रांति एक क्या है, मिश्रित जो वरदान है वो साबित हुई है। तो औद्योगिक क्रांति मिश्रित वरदान साबित हुई है, यानी हमारे लिए अच्छा भी रहा है बुरा भी रहा है। अब किस तरह से अच्छा रहा है किस तरह से बुरा रहा है देख लेते हैं। यानी औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या है और नकारात्मक प्रभाव आपको बताने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहले भूमिका आपको जरूर बनानी है। ठीक है, भूमिका में औद्योगिक क्रांति जो है आप उसे एक्सप्लेन कर देगी, फिर उसके बाद जो है आप आगे बढ़ोगे इनके औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव में, फिर बढ़ोगे औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव में। सबसे पहला पॉइंट है औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव में क्या हुआ है, नई मशीनों का आविष्कार हो गया। ये आप पॉइंट डाल सकते हो। उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होने से जो मानव को क्या भारी कामों से जो है छुटकारा मिल गया। संचार यातायात व संचार के साधनों के नए नए आविष्कार हुए। औद्योगिक क्रांति आने से क्या हुआ, यातायात व संचार के नए नए साधन जो भी थे उनका आविष्कार होने लग गया था। परिवहन के तीव्रगामी साधनों से क्या है, समय और दूरी पर मनुष्य ने विजय हासिल कर ली। 5वां पॉइंट है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है मनुष्य के आराम व सुख की वस्तुएं सस्ती कीमतों पर आम व्यक्तियों को मिलने लग गई थी। यानी जो भी महंगी वस्तुएं जो बनती थी पहले, अब मिनटों में बन जाती थी, अब वहीं पे वो सस्ती हो गई, जिससे क्या आम व्यक्ति को भी मिलने लग गई। कच्चे माल की मांग जो बढ़ने के कारण क्या, कृषि जो क्षेत्र था उसमें क्रांतिकारी सुधार होने लग गया।
और बैंकिंग प्रणाली का जो है विकास होने लग गया। तो ये था आपका सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नकारात्मक प्रभाव भी रहे इसके औद्योगिक क्रांति के, क्या रहे वो देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला है ग्रामीण लोगों का रोजगार की तलाश में शहरों में आगमन। यानी औद्योगिक क्रांति हुई तो वो शहरों में हुई होगी, ठीक है, गांव में तो हुई नहीं होगी, तो शहरों में हुई है, तो यहाँ से गांव के जो लोग थे वो शहरों में आने लग गए। तो क्या है कि रोजगार की तलाश में शहरों में आवागमन हो गया, जिनसे कई सारी प्रॉब्लम हुई। जैसे शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के कारण क्या हुआ, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आवास की समस्या होने लग गई। स्त्री व बच्चों का शोषण होने के कारण जो है स्वास्थ्य पर जो है दुष्प्रभाव पड़ा। जो छोटे उद्योग थे, जो घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग होते हो, उद्योग धंधों का समाप्त होना। ठीक है, ऐसे उद्योग बहुत छोटे लेवल पे होते हैं, या तो घर में ही होता है या आस पड़ोस में ही होता है। ठीक है, तो बहुत छोटे लेवल पे ये उद्योग चलते थे, तो ये जो है इनका समाप्त हो गया। और समाज क्या है, दो भागों में जो है बट गया, एक तरह से उद्योगपति और सर्वहारा वर्ग। तो ये पॉइंट्स आप डाल सकते हो यहाँ पे, औद्योगिक क्रांति के क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े और नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप नकारात्मक प्रभाव में औद्योगिकरण के डाल सकते हैं। आगे आते हैं इसी का अथवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा गया है आपका औद्योगिक जो श्रमिक की स्थिति थी उनको सुधार के लिए जो बनाए गए कानून है उनको आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु जो कानून के जरिए कौन से कदम उठाए गए वर्णन करना है आपको, और 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं औद्योगिकरण से क्या क्या जो है औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति में कानून के जरिए सुधार कौन कौन से हुए देख लेते हैं। सबसे पहला है सरकार ने सन 1819 में क्या है सबसे पहले शुरुआत करी इनकी सुधार की। ठीक है, कानून बनाए श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए 1819 में। ठीक है, 9 वर्ष से कम आयु के जो वाले बच्चे थे फैक्ट्री में काम करने की पाबंदी हो गई। जो 9 वर्ष से कम के बच्चे थे, ठीक है, उनसे जो है उन जो फैक्ट्री में काम था उनका बंद करवा दिया गया। तीसरे में 9 से 16 तक की जो आयु के बच्चे थे, बच्चों से काम कराने की सीमा 12 घंटे समय जो है तय कर दी गई थी। यानी आप सोच सकते हो 9 से 16 तक साल के बच्चों से जो है 12 घंटे काम करवाया जाता था। यहाँ आज का जो इंसान है वो अच्छा भी हो तो वो 10 घंटे ज्यादा कर लेगा, इतने ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन उस समय 12 घंटे करवाया जाता था काम। ठीक है, और वो भी नॉर्मल काम नहीं होता है। आज के समय 12 घंटे भी काम कर लेंगे तो वो ऐसा काम नहीं होता, ये उनमें करते थे फैक्ट्रियों में काम। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट है आपका 1833 के एक अधिनियम द्वारा 9 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे थे उन बच्चों को केवल जो है रेशम की फैक्ट्री में फिर जो है इनको लगा दिया गया, रेशम की फैक्ट्री में लगा दिया गया। 5वें पॉइंट में बड़े बच्चों के लिए जो है काम के घंटे जो है सीमित कर दिए गए थे। फैक्ट्री निरीक्षकों की नियुक्ति करना, यानी देखभाल करने के लिए जो है। आगे पॉइंट आ जाएगा 1842 के खान और कोयला अधिनियम ने 10 वर्ष के जो भी बच्चे कम थे वह स्त्रियों को खानों में नीचे काम लेने पर जो है पाबंदी लगा दी गई। और 8वां है 1847 में यह कानून बना 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से केवल जो है 10 घंटे से अधिक जो है काम ना लिया जाए, केवल 10 घंटे का काम लिया जाए। तो ये जो बने हुए कानून है औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति क्या क्या सुधार किए गए उनकी स्थिति को इनके द्वारा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था जो है इनके पॉइंट्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7वें पे आते हैं, वो छठे का अथवा था। 7वें पे आते हैं। जापान में 1870 के दशक में अपनाई गई नई विद्यालय व्यवस्था का उल्लेख करना है आपको। तो 1870 में के दशक में, दशक का मतलब क्या होता है 70 से लेकर 80 के बीच। ठीक है, यानी 1870 से 1880 के बीच का मतलब इसका होता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको आगे। इसमें जो बोला गया है कि 1870 के दशक में कौन कौन सी जो है नई विद्यालय व्यवस्था अपनाई थी। तो सभी बच्चों को क्या है, लड़के व लड़कियों को स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया, यानी आप जाओगे ही जाओगे। ठीक है, 1910 तक स्कूल जाने पर कोई वंचित नहीं रहा। 1910 से जो है 1910 के बाद जो है ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो स्कूल नहीं जाता था। पढ़ाई की जो फीस थी वो बहुत कम कर दी गई थी, ये पॉइंट आ जाएगा। शिक्षा मंत्रालय पाठ्य चर्चा पर, किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जो है नियंत्रण रखता था। शिक्षा मंत्रालय बनाया गया था और वो जो है नियंत्रण रखता था। 5वां, किताबों में जो है माता पिता के प्रति
राष्ट्र के प्रति जो वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की जो है प्रेरणा दी जाती थी। और लास्ट ऑप्शन या सेन जो है 1866 से 1925 आधुनिक चीन के संस्थापक माने गए। ठीक है, तो ये आप जो है इसके अंदर डाल सकते हो। ये आप पॉइंट मत लिखना यहाँ पे, लगता है मुझे गलती से ये टाइप गलती से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप जो है 5 पॉइंट आपको नजर आ रहे होंगे, इसको आप जो है जापान की जो नई विद्यालय व्यवस्था है उसके अंदर आप ला सकते हो। अब आते हैं हम सेक्शन सी पर, केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, खंड ग केस आधारित प्रश्न सेक्शन सी, और यहाँ पे 4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक 4 नंबर के, टोटल 8 नंबर का। स्रोत आधारित प्रश्न होंगे, इन स्रोतों को आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए जो भी प्रश्न होंगे उसके उत्तर देना है। तो अमेरिका की पूर्व संध्या, ये इसके बारे में आपको जो है पूरा आपको पढ़ लेना है। मैं आप पूरा पढ़ के नहीं बताता हूँ, मेन हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन पे आया करिए। अगर आपको पेपर में भी अगर पैसेज या इस टाइप का हो तो आपको सबसे पहले क्या है कि इसे नहीं पढ़ना है, इससे आपका टाइम जाएगा। आपको सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चंस पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है आंसर उसी के अंदर आपको मिल जाएंगे। जैसे पूछा गया उपरोक्त अनुच्छेद के लेखक का नाम लिखिए, तो यहाँ पे जो है आप आंसर यहाँ देख रहे हो, और आपका जो है इसी के बाद जो है यहाँ पे साइड में लिखा होता है इसका आंसर। नहीं लिखा हो तो अंदर हिंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये आपके चैप्टर में से आता है, कोई अलग से नहीं आता है। अमेरिका की पूर्व संध्या से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे मैंने आपको ऊपर जो हाईलाइट किया था, अंडरलाइन किया था, तो यहाँ पे आप देखोगे पूर्व संध्या मतलब बता रखा है, यानी जब यूरोपीय लोग आए और इस महाद्वीप को उन्होंने क्या अमेरिका का नाम दिया। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हो। और लास्ट है आपका तीसरा, अमेरिका की पूर्व संध्या से पहले इस महाद्वीप के लोगों की विविधता के बारे में वर्णन करना है आपको। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या क्या विविधता रही थी। 100 से भी ज्यादा लोग जो है जुबानें बोलते थे, शिकार मछली पकड़ना बहुत सारी चीजें किया करते थे अपने जीवन चलाने के लिए। आगे आते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका वही है, 4 नंबर का क्वेश्चन है और स्रोत आधारित प्रश्न होंगे। मतलब यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन है आपके, और इसे आपको पढ़ना है फिर उसके आंसर देने। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, आपको पहले नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। मैं सिर्फ अंडरलाइन कर देता हूँ कि आपको इसे पढ़ना है, मैं इसे पढ़ के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इसे पढ़ने से अच्छा है। आगे आते हैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, इसे पूरा आपको पहले नहीं पढ़ना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। क्वेश्चन पे आना है, उपरोक्त पंक्तियों का जो वर्णन है किस ऑस्ट्रेलियाई इलाके का है तथा कब किया गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं है, आपको आंसर जो है सिडनी के एक इलाके का वर्णन किया गया है और 1790 में। ठीक है, तो ये आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके चैप्टर से लिया गया है, इसलिए आपको इसमें डेट तो नहीं मिलेगा, हिंट भी मिल जाता है लेकिन इसमें आपका नहीं दिया गया हिंट। आगे आते हैं दूसरा, इस इलाके में खाद्य संसाधनों की कमी जो है उत्पन्न की हुई। तो ब्रिटिश की उपस्थिति के कारण जो है यहाँ जो है उत्पादन को नाटकीय ढंग से अस्त व्यस्त कर दिया इन्होंने, और ब्रिटिशों की उपस्थिति ने आदिवासी के जीवन को जो है किस प्रकार जो है प्रभावित किया। तो उनको ये अपने जहाँ रहते थे वहां से कहीं और जाना पड़ा, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी जब दूसरे लोग आते हैं रहने के लिए। ठीक है, उनकी संस्कृति पर जो है थोड़ा फर्क पड़ा होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप उसके अंदर लिख सकते थे। मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि उसके अंदर पूरा पैसेज ही लिख सकते हो आप, तो वहां पे 2 नंबर में जितना चाहे आप लिख लो। आगे आते हैं हम, आपका सेक्शन डी आ जाता है, मैप वाला क्वेश्चन, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे जो है मैप से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ से जो है ऑस्ट्रेलिया का मैप मैंने लिया है। ठीक है, जो आपका चैप्टर आ रहा है, और इसमें मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया। क्वेश्चन में आ जाएगा कि डार्विन कहाँ है, तो डार्विन यहाँ है। मैं आपको पूरा ऑस्ट्रेलिया का मैप दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, एक ही बार में मैप आपका खत्म हो जाएगा। डार्विन ऑस्ट्रेलिया का पूरा मैप है। डार्विन कहाँ है, पर्थ कहाँ है, पर्थ यहाँ है। न्यू साउथ वेल्स कहाँ है, आप देख सकते हो। एडिलेड कहाँ है, कैनबरा कहाँ है, सिडनी कहाँ है, मेलबोर्न कहाँ है, और तस्मानिया कहाँ है। तो ये जो है इसके अंदर आप लिख सकते हो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर कौन सी जगह है। ये क्वेश्चन आपके आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सिडनी भरिए, सिडनी कहाँ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपने पूरा का पूरा मैप ही देख लिया ऑस्ट्रेलिया का। कोई बोलेगा डार्विन कहाँ है, ठीक है, डार्विन को फिल करिए, तो डार्विन आपको पता चल गया। पूछ लेगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे उत्तर में स्थित राज्य, ऐसे पूछ लेगा तो डार्विन। बहुत सारी चीजें जो है इसमें आपको कवर कर दी जाती है। यहाँ पे जो है हमने कोई क्वेश्चन नहीं लिया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ले लिए हैं। ये आप देख सकते हो, 2 ही क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से निकल जाएंगे। इसे एक ही बार देख लेना, ऑस्ट्रेलिया वाला मैप आपका जो खत्म हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया से आने वाले सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। तो ये था आपका पूरा जो है सैंपल पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस पेपर भी आप इसे कह सकते हो। प्रैक्टिस पेपर 2 था आपका हिस्ट्री का। और इसके बाद जो है आपके अदर सब्जेक्ट है उसके भी प्रैक्टिस पेपर हम जरूर ला देंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रैक्टिस पेपर आपका ये 2 है, ठीक है। इसके बाद भी प्रैक्टिस पेपर जो है आपके 3 भी ला देंगे, प्रैक्टिस पेपर 4 भी ला देंगे। एक एक सब्जेक्ट का पॉलिटिकल का जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें पहला जो है प्रैक्टिस पेपर करवा दिया गया है, दूसरा भी करवा दिया जाएगा जितना हो सके। हिस्ट्री का भी बना देंगे आज, और हिस्ट्री में जो है ये भी डाल देंगे हम, ठीक है। और दूसरा हमने आज करवा दिया। तो अदर सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस पेपर जितने से ज्यादा हो सके उतने बनाने के प्रयास करेंगे, और अच्छे नंबर आप ला सको, यही हमारा उद्देश्य रहता है। बहुत अच्छे नंबर लाए आप। और इस क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस दिए, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ये, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पेपर के अंदर है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है नीचे रेड कलर का जो है बॉक्स होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर क्लिक करके जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और बेल का आइकन पे जो है ऑल पे सेलेक्ट कर देना आप, ताकि जो हमारे और भी वीडियोस आएंगी नई नई, वो आप देख पाओगे सबसे पहले। तो यही था आज का वीडियो एंड करते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।